नमस्कार। हेलो एवरीवन। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स के बाद आते हैं पॉलीसैकेराइड्स, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आज हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Polysaccharides are composed of repeating unit of sugars and they play important role in storage of energy and structural support in living organism। तो आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के, वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स लाइक स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन एंड agar। Now moving towards introduction of polysaccharides. Polysaccharides are large molecules that are composed of repeating unit of monosaccharides, which are joined together by glycosidic bonds. Next, polysaccharides are complex carbohydrates that serve various essential function in living organism। अब ये essential functions हैं क्या जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्ले कर रहे हैं? तो ये हैं आपके स्टोरेज ऑफ एनर्जी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेलुलर कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम। अब कुछ सिंपल एग्जाम्पल, कुछ कॉमन एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड्स के, वो है आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन एंड एगरोस। नाउ अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के बेस पे इनको हम क्लासिफाई करें तो हम इनको होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड में क्लासिफाई करते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या हुए? दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट इन पॉलीमर। मतलब कि एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स जो है उन्हीं की रिपीटिंग यूनिट से ये आपके बने। लाइक आपका हो गया स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। देन आपके आते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स are composed of more than one type of monosaccharide unit in the polymer chain। इनका एग्जाम्पल हो गया आपका hyaluronic acid, chondroitin sulfate, हेपेरिन। ये इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। ये तो था आपका स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं सोर्स के बेस पे कैसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो पॉलीसैकेराइड्स हमें नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं उनको हमने कहा नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स, और जो हम नेचुरल से डिराइव कर रहे हैं या टोटली हम सिंथेटिक बना रहे हैं वो आ गए हमारे सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स। सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स से जनरली हम क्रॉस लिंक हाइड्रोजेल और नैनो फाइबर्स बना रहे हैं, जो कि करंटली काफी इंपॉर्टेंट है वेरियस फील्ड में। और फॉर एग्जांपल जैसे आपका है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। सेलुलोज हमारा क्या है? सेलुलोज हमारा एक नेचुरल पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड्स हो गया, और उसमें जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमको मिलता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जो कि आपका हो गया सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स। अब ये जो आपके नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स हैं इनको भी हम फर्दर किस किस सोर्स से ये मिल रहे हैं उनके बेस पे इनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके हो गए माइक्रोब से जो हमें मिलेंगे वो हो गए माइक्रोबियल पॉलीसैकेराइड्स लाइक डेक्स्ट्रिन, ज़ैंथन, इमल्सिन। इसी तरीके से एल्गी से हमको एल्जिनेट, अगार, एग्रोस, पेक्टिन मिलते हैं। प्लांट से भी हमको स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसैकेराइड्स मिल रहे हैं। वहीं एनिमल से हमको ग्लाइकोजन, काइटिन और हेपेरिन मिलते हैं। एक क्राइटेरिया और है इनको क्लासिफाई करने का कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहला आता है स्टोरेज। जैसे स्टार्च क्या है? प्लांट्स में मिलता है, और ग्लाइकोजन हमारे क्या है? ये एनिमल में मिलते हैं, स्पेशली इन लिवर एंड मसल्स। और इन दोनों का ही फंक्शन क्या है? स्टोरेज एनर्जी। देन नेक्स्ट थिंग आती है आपका स्ट्रक्चर। जैसे कि है सेलुलोज है, सेलुलोज आपकी प्लांट सेल वॉल में मिल रहा है, या फिर काइटिन है वो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। और ये दोनों ही स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देते हैं आपके प्लांट्स को और
एनिमल्स को। देन आपका आता है फंक्शनल। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस है, ये आपके मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में या कार्टिलेज में मिल रहे हैं, और ये रेगुलेशन जो सेलुलर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके रेगुलेशन में, लाइक आपके रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ हो गया, या फिर प्रोलिफरेशन हो गया, प्रमोशन ऑफ सेल एडिशन हो गया, एंटीकोगुलेशन या वुंड रिपेयरिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। देन आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम एलुसिडेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि उसमें कौन से मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट हैं और उनका अरेंजमेंट क्या है। एक बार जब मोनोसेकेराइड्स के बारे में कुछ हमें पता चल गया, फिर हम देखेंगे कि वो जो मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, यानी वो प्यूरानोस पायरानोस फॉर्म में है या फिर फ्यूरानोस फॉर्म में है, या दोनों ही तरह की रिंग इसमें मिल रही है। देन जब हमको रिंग के बारे में आइडिया लग गया, फिर हम देखेंगे कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं इन रिंग के बीच में वो कैसे हैं, अल्फा है, बीटा है, या अल्फा बीटा दोनों ही तरह के प्रेजेंट है। इसके बाद आता है कि हम देखेंगे कि ये जो पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर है ये लीनियर है कि ब्रांच। इसमें पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से हमको पता चलता है कि लम सम आपके जो अप्रोक्स नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो कितनी मोनोसेकेराइड्स यूनिट प्रेजेंट हैं आपके पॉलीसेकेराइड्स। देन हम देखते हैं कि जनरल मेथड्स कौन से हैं जो कि ये स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में हेल्प करते हैं। हम केमिकल एस्पेक्ट ही कवर कर रहे हैं। तो ये हैं आपके एसिड हाइड्रोलिसिस, एंजाइम हाइड्रोलिसिस, डिग्रेडेशन रिएक्शन, एसिटोलिसिस। एसिटोलिसिस मींस एसिटाइलेशन, देन हाइड्रोलिसिस, देन मिथाइलेशन एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। ये आपके कुछ जनरल मेथड हैं जिनके थ्रू आप पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्टार्च। स्टार्च इज अ ग्लूकोज पॉलीमर in which pyranose ring is present and they are linked by alpha linkages। एक चीज देन आपका आता है कि ग्लूकोज इज स्टार्च इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। एमाइलोज आपका 15 to 20% मिलेगा और एमाइलोपेक्टिन आपका 80 to 85% मिलता है। अब एमाइलोज आपके क्या हो गए? एमाइलोज इज अ लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज, जो कि आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स से आपके ये ग्लूकोज मॉइटीज अटैच्ड है। वहीं पे अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपके जो लीनियर वाला स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर में आपके अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी। वहीं जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग कैसे होगी? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू ब्रांचिंग हो रही है। अब अगर हम एमाइलोज का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर लें और एमाइलोपेक्टिन का प्रिडिक्ट कर लें तो कंप्लीट हमको स्टार्च का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एमाइलोज का देखते हैं। तो एमाइलोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो आपका क्या हो गया? C6H10O5N। देन अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं विद एसिड, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे हमको ये क्या दे रहे हैं? ग्लूकोज मिलता है। और इससे पता चलता है कि स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूकोज यूनिट पे ही बेस्ड है। मोनोमर यूनिट क्या हो गई? ग्लूकोज। देन अगर हम इसकी एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, एमाइलेज से करते हैं। अब एमाइलेज भी आपके कई तरह के होते हैं, जैसे अल्फा एमाइलेज इज एग्जांपल ऑफ एंडो एमाइलेज, जो कि आपकी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करता है। वहीं जो बीटा एमाइलेज है, बीटा एमाइलेज इज एग्जांपल ऑफ एक्सो एमाइलेज, और ये आपका क्लीव कर रहा है सेकेंड अल्फा 1,4 बॉन्ड फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ एमाइलोज चेन एंड रिलीजिंग माल्टोज। ये हमको माल्टोज देंगे। अब क्या है? हमें माल्टोज मिल रहा है। अब माल्टोज क्या होते हैं? माल्टोज इज
4O alpha D-glucopyranosyl D-glucopyranose, suggesting that all glucose unit in alpha amylose are linked with 1,4 linkage. यहां से भी हमें पता चल रहा है कि 1,4 लिंकेज प्रेजेंट है और ये हमें एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस से भी पता चलता है. देन अगर हम इसको एमाइलोज को फुली मिथाइलेटेड करें मिथाइलेशन से, देन फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमको 2,3,4,6 टेट्राओमिथाइल ग्लूकोज या फिर 2,3,6 ट्राइमिथाइल डी ग्लूकोज मिलेगा. तो ये हमें क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, ये स्ट्रेट चेन नेचर ऑफ एमाइलोज, क्योंकि अगर इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है लाइक इन एमाइलोपैक्टिन तो उसमें हमको 2,3 डाई मिथाइल ग्लूकोज भी मिलता. नेक्स्ट हम देखते हैं एमाइलोपैक्टिन. एमाइलोपैक्टिन का फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O5N. देन एमाइलोपैक्टिन की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं बीटा एमाइलेज से तो 50% माल्टोज ही मिलता है, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है. इट मींस कि वहां पे सर्टेन पॉइंट्स हैं जहां पे एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता, तो ये ब्लॉक पॉइंट भी प्रेजेंट है. और ब्लॉक पॉइंट की प्रेजेंस हमें क्या प्रेडिक्ट कर रही है, सजेस्ट करता है कि स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ब्रांचिंग है. अब यहाँ पे क्या है कि पार्शियल इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस तो आइसोमाल्टोज भी हमको मिलता है और माल्टोज भी मिलता है. आइसोमाल्टोज हमें क्या है, आइसोमाल्टोज में 1,6 लिंकेजेस प्रेजेंट थी और माल्टोज में 1,4 लिंकेजेस प्रेजेंट थी, जिससे कि एक हमको आइडिया मिला कि हाँ यहाँ पे कुछ ब्रांचिंग वाली चीज भी मिल सकती है. देन आपका मिथाइलेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 2,3,6 ट्राइमिथाइल डी ग्लूकोज, 2,3,4,6 टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोज एंड 2,3 डाइमिथाइल ग्लूकोज. जो 2,3 डाइमिथाइल ग्लूकोज हैं वो तभी मिलेंगे जब आपकी ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी. अगर ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती तो आपको 2,3,6 या फिर 2,3,4,6 टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोज आपको मिलते. तो इस तरीके से स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ स्टार्च. स्टार्च को फूड इंडस्ट्री में एज अ थिकनिंग, स्टेबलाइजिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट या बाइंडिंग और कोटिंग एजेंट के तरीके से हम यूज करते हैं. देन स्टार्च बेस्ड बायोप्लास्टिक are developed as eco-friendly alternative of conventional plastics. जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक है उनके ऑल्टरनेटिव के तरीके से स्टार्च बेस्ड जो बायोप्लास्टिक्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं. देन आपका पेपर इंडस्ट्री में स्टार्च आपका एज अ बाइंडर एंड पेपर कोटिंग और सरफेस ट्रीटमेंट में यूज होता है. देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज अ बाइंडर, फिलर, डिसइंटीग्रेंट और कोटिंग एजेंट की तरीके से यूज हो रहा है आपके कैप्सूल फॉर्मेशन, टैबलेट फॉर्मेशन में या फिर एज अ कैरियर. देन आपका आता है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में, आपका शुगर मैन्युफैक्चरिंग में या वाइन प्रोडक्शन में, एनर्जी ड्रिंक प्रोडक्शन में स्टार्च आपका यूज हो रहा है. सेलुलोज. Cellulose is a polysaccharide and is one of the most abundant organic compound on earth. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेलुलोज में कौन सा मोनोमर प्रेजेंट है, सेलुलोज में आपका बीटा डी ग्लूकोज एज अ मोनोमर प्रेजेंट होते हैं. इट इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. नाउ ये जो बीटा डी ग्लूकोज हमारे प्रेजेंट हैं ये आपस में किस तरीके से लिंक्ड होंगे, तो ये थ्रू बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में लिंक्ड रहते हैं. अब इन बॉन्ड की लिंकेज से ओवरऑल जो हमको स्ट्रक्चर मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, चेन स्ट्रक्चर मिल रहा है. स्टार्च में हमें ब्रांचिंग भी देखने को मिली थी लेकिन यहाँ पे केवल आपका लॉन्ग लीनियर चेन्स प्रेजेंट है. अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. तो cellulose is insoluble in water but soluble in concentrated HCl. Now, cellulose is a crystalline solid
having white powdery appearance, like in this figure. Next thing, it has high tensile strength due to hydrogen bonds present between the individual chain of cellulose microfibrils. अब इनकी अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो सेलुलोज हमारा प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है, माइक्रोब्स में सिंथेसाइज होता है, लेकिन एनिमल में इनकी सिंथेसिस नहीं। हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे में वो एंजाइम यानी कि सेलुलेज प्रेजेंट नहीं होता है। अब अगर इनके हम फंक्शन की बात करते हैं तो पहली चीज तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। नेक्स्ट थिंग, इनका जो बायोडिग्रेडेबल नेचर है उसकी वजह से ये नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूजफुल होते हैं। लाइक सेलुलोज बायोमास जो है, सेलुलोजिक बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोफ्यूल लाइक इथेनॉल थ्रू एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस और फर्मेंटेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी सेलुलोज फाइबर आपके यूज हो रहे हैं। देन अगर हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्री की, तो फूड इंडस्ट्री में सेलुलोज के डेरिवेटिव्स लाइक सीएमसी, ये एज अ थिकनर, स्टेबलाइजर और बल्किंग एजेंट आपके यूज होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में। देन आपके फार्मास्यूटिक्स की अगर हम बात करें तो सेलुलोज बेस्ड जो आपके मटेरियल हैं ये डिफरेंट आपके ड्रग डिलीवरी सिस्टम में और कंट्रोल ड्रग रिलीज फॉर्मुलेशन में आपके यूज होते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की स्टार्च की और सेलुलोज की, तो ये हमारे कहाँ से मिल रहे थे, आपके प्लांट ओरिजिन थे। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की जो कि एनिमल ओरिजिन, एनिमल्स में मिलेंगे, यानी ग्लाइकोजन। Glycogen is a polysaccharide that serve as primary storage form of glucose in animals and humans. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी सबसे पहली बात क्या आएगी, मोनोमर, कि ग्लाइकोजन किन मोनोमर से मिलके बना हुआ है। तो ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से ही मिलके बना हुआ है जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड है। अब बात करते हैं कि ये जो बॉन्ड्स हैं तो इनकी वजह से क्या इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है कि नहीं। तो ग्लाइकोजन आपका हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है और जो अल्फा-1,6 आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं इनकी वजह से इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। तो ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में भी दो तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो आपका 1,4 लिंकेजेस मिले जिसकी वजह से आपका लीनियर स्ट्रक्चर मिल रहा है, और वहीं आपके 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी मिल रहे हैं जिनकी वजह से आपकी ब्रांचिंग डेवलप हो रही है। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ग्लाइकोजन क्या है, बेसिक फंक्शन इसका हो गया स्टोरेज एनर्जी। टेम्परेरी स्टोरेज एनर्जी मॉलिक्यूल है एनिमल्स में और जो कि लिवर और मसल्स में प्रेजेंट होता है। क्विक एनर्जी रिलीज, मतलब इसका क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर की वजह से ये बहुत ही आसानी से ब्रेक डाउन किया जा सकता है आपके मोनोमर्स में यानी कि ग्लूकोज में, और क्विक एनर्जी जब भी हमें चाहिए होगी तब हमको एनर्जी मिल सकती है। और ये क्विक एनर्जी की जरूरत हमें कब पड़ेगी, यहाँ पे आपका आता है बफर रोल, बफर फॉर ब्लड ग्लूकोज, यानी कि ड्यूरिंग फास्टिंग या फिर मील्स के बीच में अगर हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे थ्रू ग्लूकोजिनोलिसिस, ग्लूकोजिनोलिसिस क्या हुआ, वो प्रोसेस हुआ जहां पे ग्लाइकोजन से आपका ग्लूकोज बन रहा है। ये हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल बना रहे। इसी की वजह से आपका जो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो है वो किससे रेगुलेट हो रही है, समझ लीजिए कि आपका जो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है इनसे ये रेगुलेट हो रही है। इंसुलिन क्या करते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, वहीं ग्लूकागॉन आपका जस्ट अपोजिट काम करते हैं, यानी कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, कि जब हमें शुगर की जरूरत होगी तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और जब जरूरत नहीं है तो इंसुलिन ग्लूकोज को आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो थे कुछ फंक्शंस आपके
ग्लाइकोजन। तो अभी तक हमने जो भी देखे वो आपके ग्लूकोज से बने हुए पॉलीमर्स थे, पॉलीसेकेराइड्स। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज के अलावा ये जैसे कि एनुलिन, एनुलिन आपका पॉलीसेकेराइड्स है जो कि फ्रक्टोज की रिपीटिंग यूनिट से बनता है, मींस आपका एक तरीके से ये फ्रक्टन है। अब इसमें जो फ्रक्टोज की यूनिट्स हैं वो किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, β2:1 लिंकेजेस आपके मिलते हैं यहाँ पे। एनुलिन एक तरीके का प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक क्या हो गए, प्रीबायोटिक यानी कि जो हमारे गट माइक्रोब है उनके लिए ये एक तरीके का सोर्स हो गए, फूड मटेरियल हो गए गट माइक्रोब्स के लिए। तो इनके फंक्शंस क्या हो गए, इट शोज preventive role against gastrointestinal complications like constipation. Next thing, inulin consumption enhance absorption of mineral and stimulate immune system. Next अगर हम देखें कि its derivative can be used as multifunctional scaffold for different drug delivery systems. ये तो थे इसके कुछ फंक्शन। तो अब हम देखते हैं अगार, यानी कि हमने देख लिया आपका प्लांट ओरिजिन, आपके जो पॉलीसेकेराइड्स थे, और अब हम देखते हैं इसी तरीके से एनिमल हमने देख लिया ग्लाइकोजन वाला। तो अगार हम देखते हैं जो कि एल्गी से हमको मिलता है। अगार अगार इज अ जेल फॉर्मिंग नॉन आयनिक पॉलीसेकेराइड दैट बायोसिंथेसाइज इन द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, ग्रेसिलेरिया जेलेडियम लाइक। एंड देन अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर के बारे में, तो इट इज अ लीनियर पॉलीमर दैट इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली एगरोज एंड एगरोपैक्टिन। अब यहाँ पे दो आपके एक तरीके से कह लीजिए कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हो गए, एक हो गया एग्रोस और दूसरा हो गया एगेरोपैक्टिन। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले एग्रोस, एग्रोस हमारा क्या है, मेन कंपोनेंट हो गया आपका जो कि बना होता है विच कंप्राइजेस ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ गैलेक्टोज एंड 3,6 एन हाइड्रो एल गैलेक्टोज, जो कि आपस में β14 लिंकेजेस से जुड़े हैं। अच्छा, गैलेक्टोज और 3,6 एन हाइड्रो एल गैलेक्टोज, इन दोनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं, एग्रोबायोस, जो कि स्ट्रक्चर में आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका गैलेक्टोज और 3,6 एन हाइड्रो एल गैलेक्टोज से मिलकर बना है। वहीं एक चीज आपको दिखती है कि नियो एग्रोबायोस, नियो एग्रोबायोस क्या हुए, नियो एग्रोबायोस में जो लिंकेजेस आपको मिलती हैं वो 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, ये एक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट थिंग आता है हमारा एग्रोपैक्टिन। एग्रोपैक्टिन भी हमारे गैलेक्टोज से ही मिलके बने हुए थे, लेकिन उसमें आपके जो एडिशनल मॉइटीज होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, लाइक सल्फेट ग्रुप हो गए या जाइलोज हो गए या दूसरे मोनोसैकेराइड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। एग्रोपैक्टिन contributes to overall properties of agar including its gel strength and stability। तो इसी की वजह से इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अधिक हो जाती है, जो कि अब हम देखते हैं इनके एप्लीकेशंस में। फूड इंडस्ट्री में ये एज अ जेलिंग एजेंट की तरीके से यूज होते हैं। इट फॉर्म्स स्टेबल जेल एट रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन, मेकिंग इट आइडियल फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस जेलीज, डेजर्ट। Then thickener and stabilizer, due to its stability to form stable gel, it is also used as thickener and stabilizer in various food products like soup, sauces and dairy product। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एरिया की, जो है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। तो आपके ये जो अगार हैं, अगार हाइड्रोकोलाइड्स आर यूज इन डेंटिस्ट्री। आपके ये जो इम्प्रेशन होता है उसके फॉर्मेशन में ये यूज किया जाता है। देन फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन में इट कैन आल्सो बी यूज इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन, जो आपके ऑइंटमेंट है या कंट्रोल ड्रग डिलीवरी जो है, ड्रग रिलीज सिस्टम जो आपका बनाया जा रहा है, उसमें भी अगार आपका यूज हो सकता है। देन आपका नेक्स्ट आता है कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर।
इसमें भी ये एज अ थिकनिंग एजेंट और स्टेबलाइजर की तरीके से करते हैं, और वेरियस क्रीम, लोशन और हेयर केयर प्रोडक्ट में ये यूज होते हैं। देन हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी मींस रिसर्च एरिया। रिसर्च एरिया में अगार जो है वो आपका कल्चर मीडिया की तरीके से यूज होता है। अगार की प्लेट्स बनाते हैं जिन पे माइक्रोब्स की ग्रोथ करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को देखते हैं, और एक तरीके से ये उनको एक सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, और माइक्रोबियल का आइसोलेशन इससे काफी आसान हो जाता है। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी होगी, जो कि एक पोरस मैट्रिक्स हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू कि आपके जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। देन आपका आता है बायोमेडिकल रिसर्च में, टिश्यू कल्चर में प्लांट सेल्स की ग्रोथ में इसका यूज करते हैं एज अ मीडिया। देन आपके बायोमेडिकल स्कैफोल्ड, ड्यू टू देयर compatibility and tunable properties of agar hydrogel, they are explored as potential biomedical scaffold for tissue engineering and regenerative medicines। तो ये तो थे अगार के कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को ये मटेरियल आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।